करते हैं। कल हम लोग इकोनॉमिक्स पाठ 23 सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति चैप्टर को शुरू किए थे। उसी 23वां नंबर चैप्टर का ही कुछ आंकिक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर बचा हुआ थ्योरी अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, हालांकि 2-2 नंबर का 4 प्रश्न यहां पर आपको मैं बताऊंगा। अभी पहला सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यह भी पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। गणितीय प्रश्न भी, आंकिक प्रश्न भी इस चारों से बनते हैं और 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न यदि आपसे प्रश्न करता हूं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो पहले भी आपको मैं सीमांत का मतलब समझा दिया हूं। सीमा के अंत में, सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमा के अंत में, सीमा के लास्ट में। उपभोग तथा आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग मतलब हम जो अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं उपभोग। और आप ये बात तो जानते हैं कि हर व्यक्ति का उपभोग का स्तर हर समय एक समान नहीं होता है। गलत कि सही? पॉकेट में पैसा ज्यादा होता है तो उपभोग का स्तर भी ज्यादा होता है, पैसा कम होता है तो उपभोग का स्तर भी कम हो जाता है। तो सामान्य सी बात है। तो उपभोग तथा आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम MPC मार्जिनल प्रीपेंसिटी कंज्यूम, मार्जिनल प्रीपेंसिटी कंज्यूम के नाम से। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन बटा इसी को और संक्षेप में लिख सकते हैं, इसी चीज को MPC बराबर मतलब मार्जिनल प्रीपेंसिटी कंज्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा C बटा डेल्टा Y। डेल्टा C का मतलब हुआ उपभोग में और डेल्टा Y का मतलब हुआ आय में परिवर्तन। हमको देखना ये है, यदि हमसे प्रश्न करता है कि मान लो किसी व्यक्ति की प्रारंभिक उपभोग 500 रुपया है, पहला उपभोग कितना है 500। मान लो वस्तु का कीमत बढ़ गया तो प्रयास लोग करते थे खर्चा कम करें। तो वस्तु का कीमत यदि बढ़ जाता है तो उसका उपभोग क्या हो गया, मतलब उसका दूसरा उपभोग क्या हो गया 300 रुपया, 350 रुपया हो गया। तथा व्यक्ति की प्रारंभिक आय या पहला आय, प्रथम आय कितना था 1500, बाद में आय घटकर कितना हो गया 1200। सेकेंड वाला अगर इस टाइप का प्रश्न दे, प्रश्न को चेंज भी कर सकता है, लेकिन इस टाइप का मतलब उपभोग और आय में बदलाव वाला कोई क्वेश्चन हो, इसको सीधा हम क्या करेंगे, पहिलका में से दूसरा का क्या करेंगे, पहला उपभोग माइनस दूसरा का उपभोग बटा पहला वाला आय माइनस दूसरा वाला आय। यहाँ घटाए हैं तो यहाँ आया है 150। उपभोग में कितना परिवर्तन आया 150 और आय में 300। तो यहाँ 150 बाई 300 देंगे तो मेरा आता है 1/2। इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा। अगर मान लो इस टाइप का प्रश्न हो, आप सीधे प्रश्न इसमें डाल दे कि व्यक्ति का प्रारंभिक उपभोग था 500, बाद में इतना हो गया, आय प्रारंभ में 1500 था, बाद में कितना हो गया 1200 होगा, उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी। तो वहां पे बनाना नहीं, सूत्र भी नहीं रहेगा, वहां लिख देगा
1 लिख देगा, 2 लिख देगा, 1/2 लिख देगा, 0.5 लिख देगा या 0.6 लिख देगा, तो आपको जब तक ये फार्मूला नहीं आएगा नहीं बनेगा। और कई बार एक वस्तुनिष्ठ में पूछ देता है कि एमपीसी बराबर व्हाट, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। क्या लिखोगे? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसको भी डेल्टा वाई बटा डेल्टा सी, सी बटा वाई या वाई बटा सी शो कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि डेल्टा सी बटा वाई। 1 नंबर का ये प्रश्न होता है और शायद कई बार पूछा भी गया है। दूसरा प्रश्न, यदि आपसे प्रश्न करता हूं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो कहता है आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। उपभोग माने अपने खर्चा, अपने उपभोग पर माने जो हम वस्तु का प्रयोग करते हैं उस पर खर्च किया जाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता। आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है कुल उपभोग बटा कुल आय। मतलब हम अपने उपभोग पर जितना खर्चा करते हैं उसको अगर अपने इनकम से क्या कर दो, भाग दे। यहाँ बटा है तो घटेगा क्या? हमारा जो कुल उपभोग हुआ आय से उपभोग को घटाएंगे ना, भाग देंगे। बटा है तो भाग होता है ना। ये डेल्टा तो नहीं कि घटा दोगे तुम, यहाँ तो बाई है। कुल उपभोग माने कुल जो हम खर्चा किए वो में हम अपने कुल इनकम से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? एपीसी। और एपीसी का लिखने का तरीका, एपीसी बराबर क्या होता है? मतलब एपीसी बराबर होता सी बटा वाई। डेल्टा जुट गया तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गया और डेल्टा हटा इन अंतर है। अब इसका भी यहाँ भी गणितीय प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, या इसको हम चेंज करके पूछ सकता है कि मान लो कोई व्यक्ति, चेंज कर दो यहाँ पर, यहाँ तो मैं समझाया दूसरा प्रश्न, यहाँ हम चेंज करके थोड़ा प्रश्न को समझा दे आपको कि किसी व्यक्ति की आमदनी मान लो 25,000 रुपया, कितना है? मतलब आय कितना है? 25,000। और उसका बचत मान लो 10,000, तो उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? 0.6। भाई सीधा फॉर्मूला है कि आय दे दिया बचत दे दिया, तो आय में से बचत को क्या करो, तो जो बच गया से क्या हो गया, उपभोग। हाँ, उपभोग का परिभाषा माने सी बराबर क्या होगा? तो सी बराबर होता वाई माइनस एस। इनकम माइनस वाई बराबर क्या हो गया? आय मतलब सेव को घटा देंगे, तो वाई माइनस एस घटाएंगे तो 25,000 में लिख दिया हूँ, आप जान रहे हो। तो 25,000 माइनस 10,000 बराबर कितना हो गया? 15,000 से 25,000। अब यहाँ गया तो हमको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा भाई। हमको जो डाटा चाहिए डाटा हमको निकालना पड़ेगा, चाहे तुम जैसे निकालो। तो यहाँ 15,000 बटे 25,000 बटा 25,000। 25,000 तो 3 0 कट गया, 15 25, 3 बचे 15, 5 बचे 25, 0. सारे बच्चे हमारे समझ रहे हैं? अब आइए, अब यदि कोई सभी कर सकता है, हमको याद रखना है कि हल करने के लिए हमको ये चाहिए और ये चाहिए। अभी कैसे आएगा? ब्रेन है, परमात्मा ने दिमाग दिया है तो हम तो लगा ही सकते हैं, उके ना आएगा। मान लिया न दिया, बचत दे दिया है और आय दे दिया है, तो कितना खर्चा हुआ? तो कुल आय में से खर्चा खत्म, बचत को घटा लेंगे, जो निकल गया वही हम खर्चा किए। अब औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? तो बचत और आय के अनुपात को, माने बचत और आय का अनुपात मतलब क्या हो? बचत में आय से क्या करेंगे? भाग देंगे। बचत में आय से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? एपीएस। यही ना कह रहा है कि बचत में हम इससे भाग देंगे, आय से भाग देंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? एपीएस, एवरेज सेव। और एपीएस बराबर क्या होता है? एपीएस बराबर व्हाट? जल्दी सही। यहाँ भी कोई प्रश्न अगर गणित का देगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। डाटा दो मिलना है आपको, बचत वहाँ आना चाहिए, कुल आय तो दिया ही रहेगा, नहीं तो चेंज कर देगा। यहाँ भी मैं चेंज करके दिखा सकता हूँ कि मान लो बचत न रहे,
क्या रहे, बचत रहे या कुल आय न रहे, तो केना निकलेगा? तो भाई कुल आय ना तो व्यय रहेगा ना, हाँ, तो व्यय रहेगा ना, तो बचत और व्यय को जोड़ देंगे क्या निकलेगा? निकलेगा। तो अपने हिसाब में लेना है, हमको ये निकालना है कैसे आएगा, क्या वाल्मीकि? हाँ वेरी गुड, हो जाएगा। तो एपीएस बराबर एस बटा सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग क्या है? तो बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से एमपीएस बराबर होता है बचत में परिवर्तन बटा आय में, इसको डेल्टा एस बटा एस। तो बचत में परिवर्तन मैंने पहले बचत ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है, या पहले कम होता था अब ज्यादा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो बचत को बचत में से घटा देंगे और इनकम से क्या करेंगे, जो भाग फैलाएगा एमपीएस वो इसका क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए आज